नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आम बजट से मिली मायूसी के बाद जनता को एक और बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल एक बार फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल 3 रुपए 18 पैसे तो डीजल 3 रुपए 9 पैसे महंगा हुआ है। और ये जो बढ़ी हुई दरें हैं ये आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। यानी कि एक तरफ देखिए बजट से किस तरीके से आम आदमी पर बोझ पड़ा और अब जो रही सही कसर है ये पेट्रोल और डीजल से पूरी की जा रही है। डीजल बताया जा रहा है 3 रुपए 9 पैसे तक महंगा हो चुका है और पेट्रोल 3 रुपए 18 पैसे तक महंगा हो चुका है। और ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं ये आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज लोकसभा में आम बजट पेश किया। आज जेटली ने बजट को मोदी सरकार के आर्थिक सुधार और विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ाते हुए अगले 5 सालों के रोड मैप के तौर पर पेश किया है। वहीं आम लोगों को बजट से निराशा हुई है। जेटली ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया तो वहीं इस साल सर्विस टैक्स बढ़ा दिया गया है जिससे खाने पीने समेत तमाम दूसरी चीजों का महंगा होना तय है। नौकरी पेशा वर्ग के हाथ भी कुछ खास नहीं लगा है। आपको बताएं कि सर्विस टैक्स अब तक 12.36% था लेकिन अब इसे बढ़ाकर 14% कर दिया गया जिससे सीधे तौर पर एक आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना तय है। तो आपको बता दें कि सर्विस टैक्स से बढ़ने से रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो गया है। साथ ही बजट में टीवी, हवाई यात्रा, घर खरीदना, दवाइयां, सिगरेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन बिल, तंबाकू, अस्पताल में इलाज कराना, कुरियर भेजना, आर्किटेक्ट का सामान महंगा हो गया है। साथ ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भुगतान और पार्लर में सजने संवरने पर भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। और आपको बता दें बजट में कौन कौन सी वो चीजें हैं जिन चीजों के दाम घटाए गए हैं। 1000 रुपए से अधिक कीमत के देश में बने चमड़े के फुटवेयर के दाम कम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ मेक इन इंडिया को तरजीह देते हुए देश में बनने वाले ई रिक्शा, माइक्रोवेव ओवन, एलईडी लाइट, रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, सीएफएल, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर, हाइब्रिड कारें सस्ती की गई है। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा, पैकेट बंद फल सब्जी, मिनरल वाटर, संग्रहालय, चिड़ियाघर और राष्ट्रीय पार्क की सैर के लिए कम दाम चुकाने होंगे। तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं इस बजट के बाद। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आम बजट को किसानों, नौजवानों और अल्पसंख्यकों के विरोध में बताया। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि बजट गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए है। किसान, नौजवान, बेरोजगार और अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधा नहीं थी जबकि देना चाहिए था। और एक बात को जरूर शिकायत हमारी प्रधानमंत्री जी से है, वो उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री हैं लेकिन बजट में उत्तर प्रदेश के लिए विशेष सुविधा न दे करके उत्तर प्रदेश की जनता को निराश किया। और आज उत्तर प्रदेश केवल इसलिए पिछड़ा है कि ज्यादा प्रधानमंत्री हो गए। जितने भी फैसले लिए गए इस सरकार में, तो जैसे इस सरकार में ये कहा गया इस बजट में कि ज्यादा निवेश करने पर टैक्स में छूट मिलेगी, कंपनियों पर टैक्स घटेगा। तो इससे ऐसा ये लगता है कि ये जो पूरा जो बजट है तो घूम फिर कर तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, धन्ना सेठ है, तो उनके हित को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को गरीबों, विकास और रोजगार के लिए प्रेरित करने वाला बताया। गरीबों के लिए, ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, रोजगार के लिए, सामान्य से सामान्य मानवी को नए उमंग और उत्साह के साथ नई चीजों करने के लिए प्रेरित करने वाला बजट देने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देशवासी, मुझे विश्वास है ये बजट आने वाले दिनों में हमें और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक अवसर प्रदान करेगा। और वहीं बीजेपी उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने इसे दूरगामी संभावनाओं वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि बजट से अच्छे दिन ही नहीं बहुत अच्छे दिन आएंगे। की है कि लोग अपना और पराया करके हमेशा बजट को करते थे।
हम भारतवर्ष को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट से पूरी गंगा साफ होगी, किसका लाभ मिलेगा? रेलवे में जो रिसर्च सेंटर बीएचयू में उधर में खुलेंगे, किसको लाभ मिलेगा? जो शौचालय बनेंगे 4 करोड़ के, उसमें किसको लाभ मिलेगा? जो अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए योजना चलेंगी, उसमें किसको लाभ मिलेगा? शायद विपक्षी दल अच्छी चीज की आलोचना करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने आम बजट को किसान विरोधी बताते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहली बात तो सर्विस टैक्स बढ़ जाने के बाद खेती में भी, पढ़ाई में भी, जहां सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं उनका सबका बढ़ गया। एक तरह से उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया सर्विस टैक्स के माध्यम से, और बड़े लोगों का टैक्स कम कर दिया गया। तो ये गरीब विरोधी है, आम जनता विरोधी है, पूंजीपतियों का लिखा हुआ बजट है, जिसे मोदी सरकार ने पढ़ दिया है, अपना चुनाव का कर्जा उतार दिया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं आम बजट को लेकर यूपी के 5 शहरों नोएडा, इलाहाबाद, कानपुर, आजमगढ़ और बरेली के लोगों का क्या कहना है। जैसे इन्होंने कोऑपरेटिव में या सरचार्ज चला दिया तो वो हर एक में हमको पड़ जाएगा। टीवी आपने किया इंडिया की टीवी, लेदर जो किया वो भी इंडियन किया। आजकल 1000 रुपए से ऊपर जो लेगा उसको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जैसा कि सर्विस टैक्स मेन चीज, हर चीज महंगी हो जाएगी। खाने का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, फोन का बिल, सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। बाकी किसानों को लेकर किस तरीके का? किसानों को लेकर के अब मैं देख रहा था अभी टीवी पे कि 8.5 करोड़ का इन्होंने ऋण की सुविधा की किसानों के लिए। ठीक है, बाकी कई हजार करोड़ों में इन्होंने फैसिलिटी दी है, जैसे कॉरपोरेट में टैक्स की छूट की है। भाई किसानों को 8.5 करोड़ में ही काम हो जाएगा। किसान को किसान की फसल का मूल्य वाजिब नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात आती है कि इक्वली उनको भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी ऐसा कुछ भी नहीं आया इस बजट में। एंड महंगाई के लिए कि अगर एज अ हाउसवाइफ देखा जाता है ना, गैस के लिए कोई सब्सिडी जो नॉर्मल थी सब्सिडीज उतनी ही रखी गई है, कोई भी उस पर एक्सटेंडेंस नहीं किए गए हैं। गवर्नमेंट में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है उसमें मेन जो उनका दिया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाया जाए। ये सब चीजें जब लगेगी तो जाकर के युवाओं को कुछ रोजगार मिलने की संभावना बढ़ती है। युवा सबसे ज्यादा जो देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसके भविष्य की कोई चिंता नहीं। न तो रोजगार के सृजन किए जा रहे हैं, न कल कारखाने खोले जा रहे हैं, तो उनके लिए तो किसी तरह की सरकार कभी कुछ सोचती ही नहीं है। नहीं सर, वो लागू जो हुआ है उससे हम सहमत नहीं है कि नहीं? जो हम लोग इनकम टैक्स का जो है रिटर्न भरते हैं वो भी जो है पूरा हम संतुष्टि नहीं है जो होना चाहिए, और होना चाहिए था हमको। ये गरीबों के हित में नहीं है, ये पूंजीपतियों को बढ़ावा के लिए बना है। और जो भी बना ये रिबेट मिलना चाहिए कर्मचारियों के लिए, लेकिन वो भी रिबेट नहीं मिला है। जो सरकार का वादा था वो भी खिलाफी है। बजट जनहित का एकदम नहीं है, गरीब मजदूर किसानों के लिए तो एकदम नहीं है, और जो ये अपने वादा किए थे उसके तो एकदम खिलाफ इनका हर कार्यक्रम जा रहा है। नहीं, हमारी बिक्री पे इससे फर्क आएगा। इससे भी आम बजट के साथ अगर इस पे सर्विस टैक्स बढ़ा गया है तो इससे बहुत असर हमारे सर दिखाया जाएगा। अरे हमें तो हमें क्या सभी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उस उम्मीद पे वैसे मोदी सरकार उतरी नहीं खरी। या किसी रेस्टोरेंट या होटल ठहरने में जाएं, उसका लोड पब्लिक पर ज्यादा पड़ता है। तो ये कम होना चाहिए था, बढ़ना नहीं चाहिए था। भाजपा सरकार से ये उम्मीद थी कि टैक्सेस कम होने चाहिए, 2% ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इतना ही कि मिडिल क्लास को ज्यादा प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो ठीक है। अगर जो जिनका अर्निंग सही है उनके लिए ठीक है, बट मिडिल क्लास हमारे लिए प्रॉब्लम है। थोड़ा हेल्थ पे ध्यान दिया है, जैसे एक इंश्योरेंस का कहा है 25,000 कर दिया है, उसको लिमिट को बढ़ा के उसमें छूट मिलेगी। थोड़ा गरीबों पे किया है, उनको इंश्योरेंस बढ़ाया है, 2 लाख का इंश्योरेंस किया है जनधन योजना में, वो चीज अच्छी करी। इनकम टैक्स में कुछ छूट की प्रावधान लग रहा था, कुछ करेंगे, कुछ निवेश में कुछ छूट ज्यादा देंगे गरीब लोगों के लिए, भाई हाथ नहीं लगाया। एक बार अच्छी कर दी, वेल टैक्स खत्म कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पेश किए गए आम बजट को लेकर उन्नाव की चमड़ा कारोबारियों में बेहद ही खुशी है, लेकिन उद्यमियों को इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस बजट से थोड़ी मायूसी जरूर है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनका इंतजार अब और लंबा हो गया है। वहीं कारोबारियों से बात की जी मीडिया संवाददाता प्रसून शुक्ला ने। व्यापारियों को मिली कर में छूट का उद्योग के व्यापारियों ने जोरदार स्वागत किया है।
यहाँ की लेदर इंडस्ट्री ने 1,000 रुपए से जो जिस तरह का आम बजट आया है जिसमें 1,000 रुपए से ऊपर के जूते सस्ते किए गए हैं, उसको लेकर के यहाँ के उद्यमियों में काफी खुशी है। उनका कहना है कि जिस तरह से ये जूते सस्ते किए गए हैं, 1,000 रुपए से ऊपर की कीमत के जो जूते सस्ते किए गए हैं, उससे उन्हें व्यापार में काफी लाभ होगा। जिस तरह से यहाँ पे उन्नाव के बने जूते देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक जमाए हुए हैं, इसको लेकर व्यापारियों में काफी खुशी है। वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर व्यापारियों को इस आम बजट से और भी उम्मीदें थी। उन्नाव से प्रफुल्ल शुक्ला, जी मीडिया। यूपी के बेसिक शिक्षा और बाल पुष्टाहार मंत्री कैलाश चौरसिया को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कैलाश चौरसिया को एक मामले में 3 साल और 2 अन्य सालों में 2-2 साल की सजा सुनाई गई है। ये तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद कैलाश चौरसिया को न्यायिक हिरासत में लिया गया, जिसके बाद 20-20 हजार की मुचलकी के बाद जमानत पर रिहा किया गया। कैलाश चौरसिया को 1995 में डाककर्मी के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दोषी ठहराया गया था। राजेश मिश्र, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। राजेश, ये बताइए कि अब यूपी के बेसिक शिक्षा और बाल पुष्टाहार मंत्री जिस तरीके से 7 साल की सजा इन्हें सुनाई गई है, हर ये कहें कि इनकी अब सदस्यता रद्द हो जाएगी इस सजा के साथ? जी, आपको बता दें कि ये मामला 1995 का है, जहां जो कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोपी थे, जिसमें धारा 353, 504, 506 तीनों धाराओं को मिला के 7 साल का इनका सजा बन रहा था, जिसमें 9,000 रुपए इनको सजा में बन रहा था। 1 घंटे तक इनको कोर्ट में बैठाया गया, उसके बाद निजी मुचलके भी छोड़ा गया है। उसका 1 महीने का इनको मोहलत भी दिया गया है। और हम वकील से बात कर रहे थे, हम लोग तो बताया कि हो सकता है इनका विधायकी और मंत्री पद भी जा सकता है। नहीं, तो जब सजा का एक तरीके से 7 साल की सजा हो चुकी है, तो एक तरीके से माना जाए कि ये पद जा सकता है, क्योंकि एक तरीके से सजा के ऐलान के बाद ही अयोग्य हो जाते हैं। अगर हम देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो। जी बिल्कुल, आप श्रोता बता दें कि वकील का मानना था कि अभी इनको तीनों में सजाओं को जोड़ दिया जाए तो 7 साल गया। 7 साल में अगर किसी पे भी कोई अभियोग लगेगा तो उनके पद से हटा दिया जाएगा। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला शामली जिले का है, जहां पर एडीएम कोर्ट में गवाही के लिए आए कुछ लोगों को एसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर पीटा। एडीएम और पुलिस के सामने काफी देर तक एसपी कार्यकर्ता लोगों को पीटते रहे, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी रही। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एसपी नेता राजेश्वर बंसल की मारुति पेपर फैक्ट्री में डाइजेस्टर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच डीएम ने एडीएम को सौंपी है और इसी सिलसिले में आज तीनों मृतकों के परिजन कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे, लेकिन इसी दौरान एसपी नेता और फैक्ट्री मालिक राजेश्वर बंसल अपने दर्जनों समर्थकों के साथ एडीएम कोर्ट में पहुंचे और पीड़ित परिजनों को लाठी, डंडे और बेल्ट से पीटने लगे। सरेआम हुई इस घटना के बाद वकील में काफी आक्रोश है। वकीलों ने आरोपी नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो मासिक सिक्के पेपर मिल में कोई वो हो जाता, दुर्घटना होता, उसके बारे में जो है ये ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। उन्होंने ज्ञापन, दूसरी पार्टी ने कोई रोकने की कोशिश करी, इनकी मारपीट हुई। कितने लोग थे अमलावर पे? ये कोई 15-20 के लगभग तो थे ही। नेता वाली कोई बात प्रकाश में नहीं आई है। जो भी सिक्का में एक फैक्ट्री में ये दुर्घटना से हुई थी, उसमें एडीएम साहब ये कलेक्ट्रेट में बयान देने के लिए कुछ लोग आए थे, तो उसमें जो बयान देने आए थे उसमें उनके जो उनको सपोर्ट कर रहे थे विरोधी में आपस में विवाद हो गया और कोई इसमें जमकर पकड़ नेता वाली जैसी कोई बात प्रकाश में नहीं हुई। मौके पुलिस तैनात है, जो भी सामने निकल के आएंगे वैसे विधिक कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पे मारुति पेपर में डाइजेस्टर फटने से, तो उसके लिए जो मजिस्ट्रेट जांच थी वहाँ पे, उसके लिए एडीएम ने यहाँ पे बुलाया था। हम इधर जाने लगे उनके पास में, तो पीटना शुरू करा मैं सबको। कौन लोग थे पीटने वाले? नेता ही थे, जितने भी थे, सिक्के के भी थे, चेयरमैन, क्या नाम, एक राजेश्वर बंसल जो है मिल के मालिक, सब उसके आदमी थे। हम अपना ज्ञापन ले रहे थे, हमारे पे आगे बंसल के चमचों ने तो ही हमारे साथ मारा पिट्टी शुरू कर दी, गोली मारने की हमें धमकी दी और हमारा ज्ञापन भी घोष के ले गए। तो कितने लोग थे? हमलावर कितने? 15-20, 20-25 थे। और इस वक्त बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। यहाँ पर पॉन्टी चड्ढा ग्रुप की देव शुगर मिल को बंद करने के विरोध में हंगामा हुआ है।
किसानों ने पॉन्टी चड्डा ग्रुप की शराब की दुकानों में पथराव किया, जिसके जवाब में दुकान के कर्मचारियों ने भी लोगों पर पथराव किया है। इलाके में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। अमित शर्मा, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। अमित, अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी फिलहाल तनाव बना हुआ है। पुलिस हालांकि पुलिस तैनात कर दी गई है, मगर काफी दिनों से जद्दोजहद चली आ रही थी और चड्डा ग्रुप की जो बेब शुगर मिल है वो सेशन के बीच में ही, पेराई सत्र के बीच में ही बंद कर दी गई है, जिसका विरोध भारतीय किसान यूनियन के लोग लगातार कर रहे हैं। और अभी अभी ये भी सूचना मिली है कि पॉन्टी चड्डा ग्रुप के जो और शराब के ठेके हैं उन पर भी तालाबंदी करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है और भूड़ स्थित एक और ठेके पर ताला लगा दिया है फिलहाल। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आज मथुरा के नंदगांव में होली खेली जा रही है। ब्रज की संस्कृति में नंदगांव की होली का खास महत्व है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं। छतों से लेकर नंदगांव की हर छोटी बड़ी गली में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। होली के जश्न के बीच जी संगम भी नंदगांव में मौजूद है। और देखिए, जी मीडिया संवाददाता शिल्पा पुंडीर की रिपोर्ट हालांकि आपको दिखाएंगे, लेकिन ये जो नजारे हैं ये बिल्कुल खास है और हम पल पर अपनी संवाददाता के जरिए ही आपको ये रिपोर्ट भेज रहे हैं, जो बहुत खास है। और एक तरीके से कहे, शिल्पा हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुकी हैं। शिल्पा, ये बताइए कि ये कहें कि जो लठमार होली है, लड्डू होली है, अलग अलग नाम है वहां पर होली के, और होली का जो रंग है, भले ही होली आने में कुछ दिन बाकी हो, लेकिन उसका रंग आपके चेहरे पर दिख रहा है। जरा आप मुझे वहां के नजारे दिखाइए और जो लोग पारंपरिक वेशभूषा में है उनसे भी बातचीत करवाइए। बिल्कुल श्वेता, पूरी ब्रजभूमि रंगी हुई है अनेकों रंग से और लठमार होली का इतना बेहतरीन आयोजन यहाँ पर नंदगांव में देखने को मिला। आप पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए छैल छबीले हुरियार की टोलियों को देख सकते हैं। अच्छा, अगर हमें होली का जोश और जुनून दिखाना हो तो क्या कहना पड़ेगा? कि आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, अरे होली रे होली रे होली रे रसिया, आज बेरज। ये तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अच्छा, मैं इससे पहले आपसे बातचीत करूं, हमारे दर्शकों को वो खास अंदाज ब्रज वालों को दिखाइए जो वो हो करते हुए ये खास अंदाज है जो सिर्फ ब्रज और ब्रजभूमि में ही देखने को मिलता है। अब वस्त्र देखिए, पारंपरिक सजे हुए, सर पे साफा है, पगड़ी बांधे हुए, पारंपरिक वेशभूषा अपने आप। अच्छा शिल्पा, इनसे कहिए, होली का एक जो इन्होंने अभी एक गीत सुनाया है, इसी तरीके का इनका जो पारंपरिक गीत, जब ये लठमार होली खेलते हो उस दौरान ये किस तरीके से तमाम चीजों को एक दूसरे से संवाद करते हैं? क्या उस दौरान भी कोई ऐसा गीत है जो गाया जाता है? अच्छा, मैं जानने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब लठमार होली होती है, हंसी ठिठोली मस्ती होती है, उस समय जब आप हुरियारों को छेड़ते हुए कुछ मधुर संगीत गाते हैं तो वो पारंपरिक गीत हमें कोई सुना दीजिए। देखो, अष्टमी के दिन बरसाने से हमें नौता आता है। हमारे यहाँ सखियां आती हैं, हमसे नौता देती हैं कि फाग खेलन बरसाने आज जाइयो रसिया, होली खेले। तो हमें गाने के अंदाज में तो हम फिर बरसाना जाते हैं, फिर हम होली खेलते हैं। तो हम कहते हैं कि वृंदावन बानिक बनो और भ्रमण करे गुंजार, वृंदावन बानिक बनो और भ्रमण करे गुंजार। अरे दुल्हन प्यारी राधिका, दुल्हन नारी राधिका, और दुल्हे नंद कुमार जाए गयोरी मेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी। अच्छा, ये तो बहुत खास अंदाज है, लेकिन जितनी भी हुरियारों से हमने बात की वो कहती हैं कि हम हमेशा हरा देते हैं हुरियारों को। ऐसा है क्या? नहीं, देखो ऐसा कुछ फिर तो सबके मुस्कुरा के हंसी ठिठोली करके कहती है वो होली। शिल्पा, ये कहे कि अपनी हार मानने के लिए ये हुरियारे तैयार नहीं है, बल्कि हुरियारी ने कहती हैं कि हर बार जब हम लठमार होली खेलते हैं तो अपनी लठ से जवाब देते हैं और इन्हें हरा देते हैं। चलिए, भले ही मानने को ना तैयार हो, लेकिन ये एक जो लठमार होली है इसका एक अपना अलग ही नजारा होता है और अपना अलग ही अंदाज होता है।